सो हम यहाँ से आ गए मेजर कार्डियक डिजीजेज में। कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करें कि ये जो हम्म। है ये सर्जिकल प्रोसेस के बियॉन्ड काम ही नहीं कर सकता। जी। भाई हमारे साथ में एक पार्ट हमारे को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या चीज है जिसके लिए सर्जरी कंपलसरी है? सर्जरी जी। सर्जरी जबरदस्ती हो रही है। ये हो सकता है हमारा वर्जन हो, बट हो सकता है किसी सिचुएशन में वो कंपलसरी हो। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट। आप कैटरेक्ट को डिले कर सकते हैं जब तक आप चाहें, तब तक वो धूम्रलोचन वाले मंत्रों से जो है आप अपने कैटरेक्ट को डिले कर सकते हैं। बट वेदर यू विल बी एबल टू स्किप द प्रोसेस इज अ रियल चैलेंज। तो एज ए मंत्र चिकित्सक हमारे को दोनों एस्पेक्ट्स का क्लैरिटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में सुश्रुत जो है वो सर्जरी के लिए जाने जाते थे। तो उनकी जो बुक है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता वाज मेडिसिन, बट सुश्रुत का जो वर्क है दैट वाज प्राइमरली इन सर्जरी। तो सर्जरी कैसे होती थी, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कैसे थे, सर्जरी का कंपल्शन कहाँ से हुआ, वो सारा का सारा पार्ट उनके उसमें लिखा हुआ है। एक एक वो बीमारी होती है जिसमें कि ब्लड कॉन्टेमिनेट हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसमें वो प्रिक करके जो है वो ब्लड निकालते हैं। तो जब वो ब्लैक ब्लड निकल जाता है तो वो बॉडी उतना ब्लड दोबारा बना लेती है। तो वो जो छोटे छोटे सर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो फाइट है आज की तारीख में, वो फाइट लालच से है कि भाई जो डॉक्टर, हॉस्पिटल, फार्मासिस्ट, इन सब का जो लालच जो है वो बिना रीजन के दवाई खिलाना, बिना रीजन के सर्जरी करना, बिना रीजन के आपका कोई भी टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना, फाइट वहां पर है। तो ये हमारे को समझना बड़ा जरूरी होगा कि अगर कोई हमसे कंसल्ट करता है तो क्या उसको एक्चुअली कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, यस और नो। हम आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर गलत ही है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। बट ये टोटल फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में अगर 10 लाख डॉक्टर हैं और हिंदुस्तान की आबादी 80-800 करोड़ है, तो मतलब मैं अगर 140 करोड़ के हिसाब से लेकर चलूंगा तो 1:8 का रेशियो बैठेगा। सो मतलब मैक्सिमम पूरी दुनिया में जो है वो 80 लाख डॉक्टर हैं। तो अगर मैं 80 लाख डॉक्टर के तौर पे बात करूंगा तो 80 × 2, 10⁵ तो ये 1,60,000 तो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। बट इनके ऊपर जो कंपल्शन है वो बहुत भयानक होता है। मतलब एक सही प्रैक्टिस करना, ईमानदारी वाली प्रैक्टिस करना इज ए रियल डिफिकल्ट जॉब। बट थ्रू आउट द ग्लोब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इस प्रोफेशन को बहुत पैशनेटली लेकर चलते हैं, और वो कैसा भी दबाव है उसको सहन नहीं करते, जबरदस्ती दवाइयां नहीं लिखते, वाली दवाइयां लिखें। अब तो जेनरिक मेडिसिन इंडिया में बहुत कॉमन हो गया ना। यूएस में आई थिंक नहीं है जेनरिक मेडिसिन, तो वहां पर ट्रीटमेंट बहुत टिपिकल है। अच्छा, जितने भी डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं कि वो मतलब किसी भी रूरल पेरिफेरी में काम करें, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारी चीजों में, तो मतलब 1,60,000 अच्छे लोग ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है 80 लाख की वॉल्यूम के अंदर। बट वो चीजें इन्हीं से चल रही हैं। बट देर आर डेफिनेटली स्कैम्स। अभी इंडिया में ही एनआरएचएम का जो है बहुत बड़ा स्कैम चला, सीरीज ऑफ मर्डर्स टुक प्लेस।
हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जो है, तो मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं, बट हम हम्म जो एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं वो इवैल्यूएशन है। तो क्या कोई ऐसा बीमारी है हार्ट में जिसके लिए बिना कार्डियक सर्जरी कुछ हो ही नहीं सकता, वो हमें इवैल्यूएशन जरूर आना चाहिए। सिम्टोमेटिक स्टडी हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों से ये हम्म फर्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कैड को। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड, narrowing or blockage of the coronary arteries usually due to atherosclerosis. Key symptoms: chest pain or discomfort, angina, shortness of breath, pain in neck, jaw, shoulder, arms or back, fatigue, heart attack, sudden severe chest pain, sweating, nausea, shortness of breath and dizziness. तो मेरी जो भी आर्टरी है वो कहीं से श्रिंक हो गई, और श्रिंक होने के बाद में यहाँ पर उसमें चीजें जमनी शुरू हो गई। सो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल और अदर रीजंस, जिसकी वजह से वेन श्रिंक की हो गई। हम्म अब जब वेन श्रिंक होती है तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्चर इशू। हम्म आप जैसे बैठे हैं, बैठे बैठे आप कितना टाइम जो है वो किसी ऐसे पोस्चर में बैठते हैं जिससे कोई भी वेन कंप्रेस हो जाए या प्रेशराइज हो जाए। हम्म हम्म अब मेरा जो बैकबोन है, वो बैकबोन में जहां कहीं भी मेरा इम्बैलेंस होगा, वो हम्म इम्बैलेंस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ नर्व कंप्रेशन। जैसे हम्म शाटिका, शाटिका हम्म पोस्चर रिलेटेड इशू से शुरू होता है, और हम्म मेरे दोनों पैरों के अंदर नमनेस जागती है, हम्म क्योंकि एक वेन है वो अपने आप को दो पार्ट में बांटती है। शाटिका वेन पीछे से चलती है बैकबोन के साथ हम्म साथ, और जहां हम्म पैर जो मतलब सिंगल बॉडी दो पार्ट में बढ़ती है दोनों पैरों के टाइम पर, उस जगह पर हम्म वो नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट हम्म मेरे एक पैर में जो है वो पूरी एनर्जी जा रही है, एक पैर में कम जा रही है। हम्म अब जिसमें हम्म कम जा रही है उसमें नमनेस है, मेरे चलने की स्पीड, मिसिंग दी हम्म स्टेप्स, ऐसे करके हम्म छोटी छोटी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। हम्म तो इसको रिलीज करने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरवेंशन चाहिए होता है। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है नेफाइलम, और उसकी 200 पोटेंसी। तो जब आप नेफाइलम पढ़ेंगी तो आपको हम्म शाटिका और नर्व कंप्रेशन समझ में आ जाएगा। आप लिख लीजिए नाम हम्म नेफाइलम, GNA करके उसका स्पेलिंग है, GNAPHYLLUM करके, नेफाइलम। तो जब आप नेफाइलम के वो जो बुक शेयर करी थी मैंने, उसमें जब हम्म सिम्टम्स पढ़ेंगे, मैं चैप्टर भी बता दूंगा कहाँ से कहाँ पर है, बट जी जी में देखना है आपको, जी में वो आपको मिल जाएगा। एक सेकंड। हम्म तो जब आपको वो जी में मिलेगा तब आपको उसको स्टडी करना है कि ये जो है इसमें नर्व कंप्रेशन को एड्रेस कैसे कर रहे हैं। राइट। जी तो ये हमारा केस हो गया इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब हम एक वेन का बिहेवियर पैटर्न देखते हैं तो वो हम्म दूसरी जगह भी वो क्या हो रहा है। अब हार्ट की जो तीन मेजर आर्टरीज है, वो हम्म जो है वो हमारे को पता चल जाता है कि हम्म इस तरह से एक वेन का ऑब्स्ट्रक्शन मेरे फुट मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है, हम्म उसी तरीके से मेरे बाकी मूवमेंट्स पे भी इसका फर्क आता है। जी तो यहाँ पर ये जो कोरोनरी आर्ट डिजीज जो है, ये बेसिकली हम्म उस आर्टरी की ब्लॉकेज के तौर पे, या वो किसी भी रीजन से श्रिंक हो रही है, उस एस्पेक्ट को देख रहे हैं। अब शरीर हम्म का पूरा ताना बाना है, एक ऐसा मान लीजिए जैसे वायरिंग है, तो एक वायर कहीं से खिंच गया तो दूसरी वायर के तौर पर है। ये हम्म पहला पार्ट हो गया। जी हम्म फिर इसके सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन दे दिया, डिस्कम्फर्ट, एंजाइना पेन, उठना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब एंजाइना पेन जिस व्यक्ति को एक बार होता है तो उसका मतलब ये है कि उसके हार्ट सप्लाई में इश्यू हो गया है, उसके न्यूट्रिशन में इश्यू है। हम्म तो जब
एंड ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस। तो जब वो अपने हम्म। इस पूरे प्रोसेस को दोबारा स्टडी करता है, हम्म। तब ये पूरा पार्ट एड्रेस होता है। आपको आज एक बार एंजाइना पेन हो गया, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ कि आपको प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना है? हम्म। तो आपको अपना डाइट में, जैसे मैंने बोला कि भीगे हुए बादाम और अखरोट जो है, एक मुट्ठी, हम्म। वो रोज खाना शुरू कर दीजिए। देसी गाय का दूध पीना शुरू कर दीजिए। योगेंद्र रस लेना शुरू कर दीजिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आपके नेचुरल बॉडी में जो भी हम्म। मिसिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको कोप अप करना शुरू कर देता है। हम्म। बादाम और अखरोट में इसलिए कहता हूँ बिकॉज बादाम और अखरोट खाने से जो है ना, थॉट्स में स्ट्रेंथ आती है। छोटी सी छोटी हम्म। चीज एकदम से आपको डर लग जाए। अब जैसे आज की तारीख में क्या है, लोगों की बैंक की ईएमआईज है। हम्म। अब बैंक वाला जो है बंदा, वो घर पर आएगा, बदतमीजी करेगा। तो जब भी कोई बैंक की चिट्ठी आई या बैंक का कोई मैसेज आया, तो उस व्यक्ति के अंदर एक फियर का पैटर्न बन गया। हम्म। भले ही वो लोग कुछ ना करें, फिर भी वो उसका फियर पैटर्न जो है वो इम्पैक्ट करता है। जी। तो जब ये सडन हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आती है, इट इज बिकॉज आप एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो। और ये ब्रेन जो हम्म। है, ये ऑटोमेटिक, आप गूगल करिएगा ऑटोमेटिक थॉट्स। हम्म। तो ऑटोमेटिक थॉट्स एक ऐसा डोमेन है ब्रेन का, जो एक तरफ तो हमारी लर्निंग, एक दफे सीख लिया कोई काम, हैबिट फॉर्म हो गई, उसके बाद वो चीज कॉन्टिन्यूअसली करता रहता है। हम्म। इसके पॉजिटिव साइड भी है, इसके नेगेटिव साइड भी है। इसी तरह से फियर का भी पैटर्न बनता है। और फिर वो फियर जो है ऑटोमेटिक डोमेन में चलता है। क्या? जब जब वो सिम्टम्स आएंगे, तब तक वो फियर ट्रिगर होगा। हम्म। पैरेलली इसके साथ में बॉडी का जो सोडियम पोटेशियम है, वो इम्पैक्ट हो जाता है। जब सोडियम पोटेशियम इम्पैक्ट हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट वो व्यक्ति जो है अपने फियर के पैटर्न में हम्म। एनग्रॉस हो जाता है। और डॉक्टर को एक मौका चाहिए होता है, क्यों कहते हैं भाई, या तो ये फियर पैटर्न ठीक करो, बिहेवियर को ठीक करो, या फिर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करो। और कुछ नहीं कर सकते तो सर्जरी कराओ। हम्म। ये एरिथीमिया जो है, ये बेसिकली होता क्यों है? एनी आइडिया? जी। ऑक्सीजन लेवल में चेंज आने पर। है जी। ऑक्सीजन लेवल पर चेंज आने पर। किसी भी एक्सटर्नल रीजन से मैंने हम्म। मेरे पैटर्न को ऑलरेडी डिस्टर्ब कर दिया। हम्म। मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल भी था, मैंने उसको अब बिकॉज ऑफ डाइटरी रीजन मैंने उसको इग्नोर करा। हम्म। मेरा जो हार्ट रेट था, जो मेरी पल्स थी, वो मेरी पल्स भी 100 के अराउंड चलनी शुरू हो गई। पल्स की आइडियल स्टेट 72 होती है, बट हम्म। बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो मेरी 100 से ऊपर होनी शुरू हो जाए। हम्म। तो बिकॉज ऑफ जी। एंजाइटी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इरेगुलर हार्ट बीट देना शुरू कर देता है। विच मीन्स आप फर्स्ट स्टेज, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके पैरेलल हम्म। सेकंड स्टेज को भी आपने देख लिया। अगर दो स्टेट आ गई हैं, तो आपको जो है वो सर्जरी करा लेना चाहिए, बिकॉज आपका ये वाला प्रोसेस आप खुद ठीक नहीं कर रहे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ठीक रखना भी नहीं चाहते, उन्हें मतलब अटेंशन उनका डिसऑर्डर होता है। हम्म। अरे बीमार पड़ते हैं तो सारे जने पूछने आ जाते हैं, बात बात हो जाती है, वरना तो अपना फैटीग है, अकेले पड़े रहो, मैक्सिमम टीवी देख लो, मोबाइल देख लो। पर जब हम बीमार पड़ते हैं, तो एकदम से सब लोग देखने आ जाते हैं। बहुत सारी हम्म। हिंदी फिल्में भी ऐसे आई कि बेटे ने जब सुना
कि पिताजी जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा जो है वो अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंच गया। तो वो बीमारी उनको लगा वरदान के जैसी है। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जी। हमारे जो बिहेवियर पैटर्न है वो सोचने का तरीका नॉन इंटेलिजेंट होने की वजह से बीमारियां हम्म। बढ़ती जाती है। अब ऐसे में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, अब कार्डियक हम्म। अरेस्ट का रीजन क्या होता है? वो मंगल में शनि, शनि में राहु, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। जब वो हम्म। कॉम्बिनेशन मार्केश वगैरह के साथ कनेक्ट होते हैं तो एकदम से व्यक्ति को जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आपने हम्म। पैटर्न जब गड़बड़ है तब आप कोई करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, वो तो ठीक है। जी। बट अपनी सिचुएशन को किसी भी इलॉजिकल रीजन से खराब कर रहे हैं तो सर्जरी ही ऑप्शन है। आप ऐसे लोगों का हीलिंग भी हम्म। करेंगे तो भी वो हम्म। उनको जो है वो चीज पसंद नहीं आएगी। मेरे एक जानकार हैं, वो उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई आप जो है सिगरेट और ड्रिंकिंग बिल्कुल बंद होना चाहिए आपका। और ये जो एंजाइना पेन है ये तो बहुत ही खतरनाक है। आप समझ लो कि आपको हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। और जब एंजाइना पेन हो तो ये एक सॉर्बिटेट की गोली है, ये जीभ के नीचे रख लीजिएगा और ये लेफ्ट हैंड को जो है अच्छी तरह मालिश कराइएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। वो आदमी जो है मैंने ऐसा देखा, वो दिन में 3 पैकेट तो विल्स की सिगरेट पीता था और कम से कम आधी बोतल शराब मिनिमम। और खाना जो है वो कचौरी देसी घी में ही बननी चाहिए। रोटी अगर चुपड़ी हुई नहीं है, मतलब उसमें अच्छे तरह से घी नहीं लगा हुआ है, दाल में अगर देसी घी नहीं पड़ा हुआ है, तो वो थाली उठा के फेंक देता था, इतना गुस्सैल था। और गालियां, बेहिसाब गालियां। तो और ये जो एंजाइना पेन है वो उसको दिन में 3 बार उठता था। उसने हार्ट सर्जरी कराई नहीं। गया वो ऑलमोस्ट 70 साल की एज में। और उसकी बॉडी भी नीली पड़ गई थी, मतलब जब हमने उसकी डेड बॉडी देखी तो वो नीली पड़ गई थी। और हॉस्पिटल में तो जाना मतलब ऐसा था कॉमन, गया फिर से, सुनता वो किसी की नहीं था बंदा। तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट के तौर पे कॉम्प्लिकेशन का पीक केस मैंने वो देख रखा है। हम लोग डर गए थे जब हमारे फादर को 2001 में हार्ट सर्जरी कराने से पहले डैडी को सिर्फ एक बार एंजाइना पेन उठा था। तो जब वो डैडी को देखने आया तबीयत के हिसाब से, पता चला उसको कि भाई फादर को एंजाइना अटैक हुआ है। ही सेड शुक्ला जी कहाँ टेंशन ले रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो? मैं तो रोज जो है दिन में 3 बार एंजाइना पेन उठता है, नौकर को बुलाता हूँ, मैं तो बच्चों को भी नहीं बुलाता। और मैं तो नौकर को बोलता हूँ गोली मैंने खा ली है, तू बस ये हाथ की मालिश कर दे। थोड़ी देर में वो दर्द चला जाता है, मैं फिर अपना पैग लगाने बैठ जाता हूँ। और सिगरेट तो देखो जी, अब मैं आपके पास आया हूं तो इसलिए जो है मजबूरी है कि मैं नहीं छोड़, आपके सामने नहीं पी सकता, वरना तो मैं तो रह नहीं पाता। मुझे तो हर 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद जो है एक सिगरेट चाहिए ही, भले ही चाहे मैं पूरी ना पीऊं, आधी पी के फेंक दूं। तो एंड ही लिव्ड द लाइफ। और उसके बच्चों को भी हमने देखा, वो भी सेम बिहेवियर पैटर्न वाले थे। उनको भी आधी उम्र के अंदर ही जो है वो सबके स्टेंट डल चुके। बट पीपल आर नॉट बॉदर्ड। तो आइडेंटिफाई करने में डिजीज पैटर्न को ये बस फायदा होता है। आपको बस खास तौर पे ये ध्यान रखना है, आपकी हीलिंग की वजह से कोई दूसरा व्यक्ति मिसयूज तो नहीं कर रहा। मैं मेरी नो बात सर। समझा पाया? नो। क्या बोले? फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सीरियस ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में है, हम्म। उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारी हार्ट की सर्जरी होगी। उसने कहा मैं नहीं हम्म। कराता। आपके पास आया, आपने कहा भाई मैं आपकी हीलिंग कर दूंगी, ब्लॉकेज हट जाएगा। आपने ब्लॉकेज हटा भी दी, लेट सपोज फॉर अ वाइल। अब उसके एंजाइना पेन होना बंद हो गया।
उसने पैग लगाने और ज्यादा शुरू कर दिए, सिगरेट पीनी और ज्यादा शुरू कर दी। तो आपने अच्छा काम करा या बुरा काम करा? हम्म। जी। है जी। नॉट गुड। जी। किसी को इनफर्टिलिटी का इश्यू था, आपने हम्म। उसकी हीलिंग करी, उसकी हम्म। इनफर्टिलिटी आपने रिपेयर कर दी, और पता चला कि उसने जो है वो मतलब 2-3 महिलाएं पकड़ ली। तो आपने जो हीलिंग करी वो अच्छा काम करा या बुरा काम करा? जी। तो जो कार्मिक साइकिल जिसको कहते हैं, उसका हम्म। एक्चुअल हम्म। मतलब मेरे पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म नहीं है। कार्मिक साइकिल का मतलब है दैट एज ए प्रोसेस आई डोंट वांट टू चेंज। किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, उसकी हार्ट की सर्जरी है, इट इज इटसेल्फ अ फियर कि भाई सुधर हम्म। जाओ नहीं तो हार्ट सर्जरी होगी। तो वो जितना पार्ट एक डॉक्टर के हिसाब से गलत है, उतना एक पेशेंट के पैरामीटर से भी गलत है। जी। तो मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज में जो एडमेंट बिहेवियर होता है, उसकी वजह से सर्जरी सजेस्ट की जाती है कि जब हार्ट अटैक हो तो वो हम्म। उस व्यक्ति को उतना डैमेज ना कर पाए। और ये तो हम्म। मैंने खुद देखा है कि हार्ट अटैक के बाद क्लॉट फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन के बाद ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सो ऑल दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग साइन दैट यू चेंज योर बिहेवियर। जी। तो आपको जो है वो हीलिंग हम्म। करनी है, बट फियर जरूर बताना है। इसलिए मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि हीलिंग फ्री में होगी। बिल्कुल नहीं फ्री में होगी, चार्ज लगेंगे, सारा एस्पेक्ट है। बिकॉज ये पार्ट समझ में आना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें जो फियर फैक्टर के तौर पे एसओएस करने वाली हैं, ये हो इसलिए रही हैं क्योंकि आप अपना थॉट करेक्शन नहीं कर रहे। तो जब हम्म। आप अपना थॉट ओके। करेक्शन नहीं कर रहे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, ओके। तो नाम हम्म। किसका खराब होगा? आपका। कि बोले भाई वो तो हीलिंग करती रहती थी, इन्होंने भी ध्यान नहीं करा और हीलिंग करवाते रहे और फाइनली हार्ट अटैक हो गया। बताओ क्या फायदा हुआ हीलिंग का? तो आपका नाम खराब होगा ना उस सिचुएशन में। जी। तो आपका नाम खराब ना हो, इसलिए आपको पेशेंट को इवैल्यूएट जरूर बेटर तरीके से करना चाहिए। और 90% कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को हम ना ले। अब हमारा क्योंकि इनिशियल टाइम होता है, हम्म। जिनकी वैसी सिचुएशन है वो भी नहीं आते, जिनकी क्रोनिक सिचुएशन वो भी नहीं आती। तो फॉर अ हम्म। बिगनिंग इतना पार्ट तो करना है, बट काउंसलिंग जरूर करिए पेशेंट का। हम्म। जी। तो दैट वे। Heart failure, congestive heart failure. Definition: the heart is unable to pump sufficiently to meet the body's need. Shortness of breath, swelling of ankles, fatigue or weakness, rapid or irregular heartbeat, persist. अब ये जो इससे पहले दो केसेस हमने पढ़े थे, उसका हम्म। तीसरा एक्यूमुलेटेड वर्जन है। हम्म। पहला स्टेप कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसके सिम्टम्स। दूसरा एस्किलोसिरेसिस, उसके सिम्टम। अब तीसरा हो गया हम्म। हार्ट का फेलियर ही हो गया। हम्म। ठीक है जी। सिम्टम ध्यान रखने के लिए: स्वेलिंग इन एंकल्स, लेग्स और एब्डोमेन। ये फर्स्ट सिम्टम है। एंकल्स, आपने एंकल्स की और लेग की स्वेलिंग जो है, ये आपने पहले हम्म। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी लिख रखी है। अब हम्म। जो पॉइंट मैं कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं, हार्ट क्या है? हम्म। फायर एलिमेंट। पैर क्या है? फायर एलिमेंट। पैरल। हम्म। तो जब आप हाथ और पैर के तौर पे देख रहे हैं, तो वो कनेक्शन हम्म। को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
क्रोनोलॉजिकली ये पूरा का पूरा फायर एलिमेंट के क्लीनिंग से ठीक होगा। अब हम्म हीलर क्यों नहीं ठीक कर पाता? हीलर इसलिए नहीं ठीक कर पाता क्योंकि वो पूरे प्रोसेस में हार्ट को फायर एलिमेंट मानता ही नहीं। और फायर एलिमेंट में जो वो मंत्र और उसकी अप्रोच डालता है वो भी डिफरेंट होती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? बाकी हीलर भी क्यों नहीं काम कर पाते? बाकी हीलर इसलिए नहीं कर पाते कि उनको एलिमेंटल करेक्शन नहीं है। कितने सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे जो हाथ और पैर दोनों को ही एयर एलिमेंट मानते हैं। हम्म तो ये जो एलिमेंटल सिस्टम है ये बहुत काम आता है। कार्डियोमायोपैथी, डिजीज ऑफ द हार्ट मसल मेकिंग इट एनलार्ज, थिक और रिजिड, breathlessness especially on extension or lying down, edema, swelling in legs, ankles and feet, fatigue, rapid or pounding heartbeat, dizziness और fainting। अच्छा, अब इसमें एक चीज जैसे मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। स्वेलिंग इन लेग्स, एंकल्स और फीट कॉमन है। तो मैंने हम्म बोला ना कि मेरे पैरों में पिंडली में एक हार्ट और होता है हम्म, जो शरीर के जो ऊपर से नीचे ब्लड जाता है उसको नीचे से ऊपर वापस फेंकता है सेम प्रोसेस में। तो जो जी। पिंडली के अंदर होता है, हम्म मतलब घुटने के नीचे जी। जो फ्लैशी पोर्शन होता है उसके अंदर वो फंक्शनिंग होती है। अब मेरे को हम्म स्वेलिंग हो गई वहां पर। स्वेलिंग की वजह हम्म से मेरा वेन कॉन्ट्रिक्शन हो गया। हम्म जो पैर की वेन्स हैं, पैर में स्वेलिंग, हम्म देखते हैं ना लोगों के जो ओल्ड एज में होते हैं उनके पैर बड़े मोटे जी। मोटे हो जाते हैं, हम्म चलने जी। फिरने में उनको दिक्कत होती है। तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पेन बढ़ जाती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस पेन में रहते हैं। उनकी जो वेन्स और नर्व्स हैं उसमें कॉन्ट्रिक्शन आ जाता है, सख्ती हो जाती है। हम्म उधर हार्ट पर जो है वो उसका हम्म इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे वेन्स कॉन्ट्रिक्ट होती रहेंगी हार्ट की पंपिंग को उतना ही जगह चाहिए होगा ना। जी। हार्ट के लिए एफर्ट बढ़ जाएगा। हम्म जब हार्ट का एफर्ट बढ़ेगा तो वो ज्यादा प्रेशर से जब करेगा तो कहीं पर पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर भी हो सकता है। हम्म अब उसकी जी। दशा अंतर दशा में या उसमें क्या कहते हैं वास्तु की डायरेक्शन में कोई एक प्रॉब्लम बैठी और उसके हो गया हम्म सीजर। तो ये हम्म पार्ट को समझना है और एजुकेट करना है। तो जी पहला सिम्टम क्या है? बोले जी, जब आपकी सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि आपको हम्म सबसे पहले कफ का ट्रीटमेंट करना है। सांस को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए जैसे एक जवान आदमी के तौर पर है। होम्योपैथी में एक मेडिसिन है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट की 6 पोटेंसी लेने से क्रोनिक कफ जो जमा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। बट इट इज अ लिटिल स्लो एक्टिंग। मतलब उसको आप 10-15 दिन तक लोगे तो कोई बहुत मेजर फर्क ही नहीं पता चलेगा। फिर एकदम से जो है वो उसका पता चलना शुरू होता है। हम्म तो जब आप एंटिम टार्ट के सिम्टम्स देखेंगे तो वो जो कम पोटेंसी जब होती है तो वो जो है कफ निकालता है। और जब हायर पोटेंसी में जाते हैं उसकी 1 m 2 m 1 m cm 10 m करके पोटेंसी हम्म जब लेते हम्म हैं तो वो ब्रेन के थॉट प्रोसेस पे काम करता है। कौन सा हम्म थॉट? जो हमारे शरीर के भीतर कफ ना इकट्ठा होने दे। कफ का मतलब क्या हो गया? लालच, हम्म लोभ। तो वो जो लोभ वाला थॉट प्रोसेस है वो उसको करेक्ट करता है हायर पोटेंसी के अंदर। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ब्रेथलेसनेस जो है इज द फर्स्ट सिम्टम। अब ब्रेथलेसनेस कहां पर होती है? लंग्स की वजह से होती है। लंग्स क्या है? हम्म एयर एलिमेंट है। जब एयर जी। एलिमेंट गड़बड़ होगा तो फायर एलिमेंट पे उसकी गड़बड़ी का पॉइंट जाएगा। जब हम्म फायर एलिमेंट गड़बड़ हो जाएगा, फायर एलिमेंट के ऑर्गन्स में सब जगह ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लड को प्योरीफाई कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। जब ये भी हम्म पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा तब वो हम्म वाटर एलिमेंट को कंटामिनेट करेगा। हम्म, मेरी बात समझा पाया? जी। स्टार्ट कहां से हुआ? अंदर की आवाज ना सुनने से, स्काई एलिमेंट से। हम्म
हम्म तो ऐसे व्यक्ति को अगर चेक करना हो तो उसका स्पीच को ध्यान से सुनेंगे तो वो हम्म ऐसी चीजें बोलना शुरू हो जाता है विच आर वेरी वेरी ऑफेंसिव। हम्म उसके जी। बोलने में जो है वो, मैंने बोला था ना, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम योर बिहेवियर, ऑन द सेम हम्म लाइंस। उसके थॉट्स जी। में जो है गड़बड़ हो रही है तो उसके हम्म चॉइस ऑफ वर्ड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम्म तो जैसे ही आप जी। उसको बोलता हुआ सुनेंगे उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं उसका चेंज आना शुरू हो जाएगा, बात करते करते आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। हम्म जी। वो फर्स्ट सिम्टम हो गया एक तरीके से, आप ऐसा मान लीजिए। हम्म ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। एंड ये सारा का सारा आप ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथलेसनेस आप ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है कि लंग्स को क्लीन करना है और ब्रेन को क्लीन करना है, तो वो करने से जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। एडिमा जो है वो स्वेलिंग इन लेग्स एंकल्स एंड फीट होता है, तो पैर भी फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो आप अनाहत चक्र की हीलिंग करेंगे, पैरों की हीलिंग क्लीनिंग करेंगे तो धीरे धीरे जो है, तो और क्योंकि आपका तो हीलिंग प्रोटोकॉल ही 700 शिराज 900 स्नायु इस तरीके से है, तो वो वेन्स रिलेटेड प्रोसेस जो है वो एड्रेस हो जाता है। एक इसमें पॉइंट क्या गया, स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होती है? मसल। स्वेलिंग, स्काई, एयर, फायर, वाटर, हम्म ये चारों कॉन्टेमिनेट हो जाती हैं। यानी कि मेरी स्किन जो पैर के साथ चिपकी हुई चल रही है उसमें एक जी। बल्ज आ जाता है। हम्म अब इस बल्ज को जब हम दबाकर देखते हैं तो हमें स्काई हम्म एलिमेंट भी पता चलता है, एक्स्ट्रा एयर भी पता चलती है और एक्स्ट्रा वाटर भी पता चलता है, क्योंकि जब हम उंगली से दबाते हैं तो वहां पे गड्ढा सा जी। बन जाता है और थोड़ी देर में वो गड्ढा भर जाता है। हम्म तो स्वेलिंग होने का मतलब है, स्वेलिंग को आई थिंक गुल्म कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब आप चिकित्सा चंद्रोदय में गुल्म पढ़ेंगे, हम्म गुल्म कहते हैं सूजन को। और इसका जो मैंने बेस्ट मेडिसिन देखा था, वो देखा था कि या तो हल्दी या फिर हम्म शहद, दोनों एक साथ नहीं। तो वो हल्दी जो है उसको पीस हम्म के जितने एरिया पे स्वेलिंग हो रही है उसके ऊपर लगा दीजिए, या फिर हम्म जितने एरिया पे स्वेलिंग हो रही है वहां पर शहद, प्योर शहद जो है उसको चुपड़ दीजिए। हम्म तो एज अ रिजल्ट वो व्यक्ति का जो स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाता है। हम्म जी। एंड स्वेलिंग इज समथिंग जो ट्रीट मतलब जितना भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, हम्म जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सपर्टीज है वही स्वेलिंग ट्रीट कर सकता है, इसलिए स्वेलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे अच्छे वैद्य का पता तब चलता है जब वो बुखार के ऊपर एक्सपर्टीज रखता है, हम्म उसी तरह से स्वेलिंग भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड मानी गई है। अगर स्वेलिंग अनकंट्रोल्ड है तो ये समझ हम्म लीजिए कि व्यक्ति जो है वो मर ही जाएगा, बचेगा नहीं। स्वेलिंग इतनी डेडली होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ओके, नाउ कमिंग टू द हार्ट वॉल डिजीज। स्वेलिंग में फायर एलिमेंट का क्या रोल? एक्चुअली फायर एलिमेंट जो है उसकी वजह से ही आपको एनर्जी पता चलती है ना। वाटर का डायरेक्ट इंटरफेस नहीं आ सकता है विदाउट फायर। हम्म मतलब
स्ट्रक्चर कैसे है, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वाटर। ऐसे है ना। तो जो जी। भी प्रोसेस इमर्ज होगा वो इस तरह से ही होगा। स्किप नहीं कर सकता कि स्काई में प्रॉब्लम है फिर फायर में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हम्म। हम्म। क्योंकि ये सबका स्ट्रक्चर जो है, ये कैसे है उसको समझिए, ये स्काई में और कुछ नहीं है अदर देन अदर एलिमेंट्स। लेकिन एयर हम्म। के अंदर स्काई मौजूद है, फायर के अंदर हम्म। एयर और स्काई मौजूद है, स्काई। वाटर के अंदर स्काई और फायर, फायर। एयर और स्काई मौजूद है। ऐसे करके है ये स्ट्रक्चरल डिजाइन ही इस तरीके से है। अगर मैं स्काई को भी बोलूंगा कि केवल खाली स्काई के अंदर क्या है, तो आप बोलेंगे जी इसके अंदर जो है डायरेक्शन है, इसके अंदर हम्म। जो है टाइम है, इसके अंदर जी। आत्मा है, इसके अंदर मन है। हम्म। तो जब मैं हम्म। अर्थ एलिमेंट की बात करूंगा तो अर्थ एलिमेंट में एक्चुअली 9 डोमेन होंगी है। टोटल। हम्म। मैं मेरी बात जी। समझा पाया? जी। तो मंत्र चिकित्सा में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये रोल बैठता है कि जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 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 मिक्स होने के बाद इसको ही दबा रहे हैं सबसे ज्यादा। एयर का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। हम्म। तो ट्रांसपोर्टेशन जब करप्ट होता है तो वो स्काई को करप्ट कर देता है। तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन जब करप्ट हो गया तो स्काई एलिमेंट जो है वो ग्रॉस, सटल और कॉजल बॉडी से कनेक्टेड है। तो वो जी। ट्रांसपोर्टेशन करप्शन जो है वो ग्रॉस, सटल और कॉजल बॉडी को भी करप्ट कर देता है। यानी मेरा जो कॉन्स्टिपेशन हुआ तो ग्रॉस बॉडी के ऊपर, लेकिन उसने मेरी सटल बॉडी और मेरे कॉजल बॉडी तक को इम्पैक्ट कर दिया। हम्म। तो स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्किप नहीं हो सकता कोई भी चीज। यहां पर जो मेरी जितनी भी वेन्स है, वेन्स किस में बनती हैं? एयर एलिमेंट स्किन से बनती है, अंदर से तो हम्म। खाली होती है। जो चल। खाली हिस्सा जी। होता है वो स्काई एलिमेंट होता है। हम्म। तो खाली एलिमेंट में जब हवा भरती है तो हवा के अंदर ही बादल बनने की फॉर्मेशन होती है, लेकिन बादल बनना जो है वो वाटर एलिमेंट से कनेक्शन है। हम्म। तो जब ये बादल बन गए तो ये बादल ही तो कफ के जैसे हो गए ना। हम्म। अब बादल जहां कहीं भी चिपका रह गया, हम्म। उसने फायर को वहीं पर ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। हम्म। जी। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक बंदा जो है वो हवाई जहाज स्काई डाइविंग करता है और ऊपर से नीचे कूदता है। तो जब वो ऊपर से नीचे कूदता है तो उसने सोचा कि ये जो वाइट कलर का क्लाउड है, मैं इसके अंदर कूद के देखूं मुझे दिखता क्या है। अब वो तेज स्पीड से जो है जब वो उस वाइट क्लाउड के अंदर कूदता है तो उस अब हम्म। जब वो कूद रहा है तो फायर एलिमेंट जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन से। हम्म। और उसके पैरेलल जो वाटर एलिमेंट उस क्लाउड के अंदर था, वो वाटर और फायर दोनों आपस में हो गए, उसकी हालत खराब हो गई उस क्लाउड से निकलते निकलते। एंड इट वाज अ डेंस क्लाउड। तो ही सेड कि कभी भी इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए। वो स्काई डाइविंग से बता रहा था और मैं उसको एलिमेंटली कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे भी ये एक्सपीरियंस कैसे पता चलता। बट जब मैंने उसको वहां पर देखा मैंने कहा हाँ यार ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये पार्टिकल जो है इनमें वाटर मॉइस्चर ज्यादा है तभी तो ये क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम्म। एक जी। आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। मैं हमारे यहाँ दिल्ली में जो है एक सोम यज्ञ हुआ। तो सोम यज्ञ जो था उसमें उन्होंने सब लोगों से डोनेशन वगैरह मांगी। मैं कहने यज्ञ करने के लिए डोनेशन चाहिए क्यों? उस यज्ञ में लगता है क्या? हवन लगता है। तो हवन के लिए लकड़ियां लगेंगी और वो लगेगा। तो पता हम्म। चला कि वो सोम की जो औषधि है वो बहुत रेयरली मिलती है, और उस सोम रस से जो है वो यज्ञ करा जाता है। अब जब वो सोम रस की कुछ बूंदें डाली उन्होंने, तो ऐसा जैसे कोई न्यूक्लियर फायर हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक न्यूक्लियर फायर जैसा वो निकला। आई वॉज वेरी हम्म। सरप्राइज। तो उन्होंने क्या करा, लोगों से पैसे मांगकर जो है सोने के वर्क लिए।
हम्म। अब वो सोने का वर्क जो है वो उस हवन में डालते और सोमरस डालते, और वो 3000 डिग्री जो है उसमें टेम्परेचर था। तो जब वो सोम रस की औषध मतलब आहुति दी जाती थी, तो वो हम्म। टोटल इतना बड़ा फायर जब इमर्ज होता था, तो उसका टेम्परेचर वाज अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना भी उन्होंने वो सोने का वर्क डाला, हम्म। वो सोने का वर्क तुरंत वेपराइज हो गया, और वेपराइज होके क्लाउड्स में चला हम्म। गया। हम्म। सोना 3000 डिग्री पे वेपराइज हो गया। आपने हम्म। जो है बड़ी सी फ्लेम बनाई, वो बड़ी सी फ्लेम ऊपर गई और फिर धीरे धीरे हम्म। आसमान में जाती रही। तो आपने क्या करा, आपने क्लाउड में एक जी। तरीके से गोल्ड इन्फ्यूज कर दिया। हम्म। गोल्ड जो था वो पुरुषत्व बढ़ाता है। तो जो मेल क्लाउड था और फीमेल क्लाउड जो था, उसमें जो मेल क्लाउड था उसके अंदर पुरुषत्व बढ़ना शुरू हो गया विद द इंक्रीज ऑफ गोल्ड। जब वो ये प्रक्रिया 7 दिन तक चलती है, तो जब सेवेंथ डे हम्म। आया और वो पूर्णाहुति देने लगे, तो एकदम से चारों तरफ बादलों की गड़गड़ाहट हो गई और बारिश पड़ना शुरू हो गई। तो जब मैंने वो प्रोसीजर पूरा देखा, अरे मैंने कहा ये तो जो है, जैसे कोई व्यक्ति जिसको इनफर्टिलिटी का इशू हो, आप उसको स्वर्ण भस्म या स्वर्ण की कोई भी चीज देना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे उसके भीतर जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है। अब जब वो चेंज आता है और उसका पुरुषत्व बढ़ता है, तो उसके उसके अंदर उसका आकर्षण भी बढ़ जाता है। जब उसका आकर्षण बढ़ता है, तो महिलाएं जो हैं आकर्षित होती हैं। सेम प्रोसेस क्लाउड्स पे भी अप्लाई हो रहा था। एज अ हम्म। रिजल्ट, जहां कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, वहां सोम यज्ञ करने से बारिश होती है। अब आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग सा साइंस था, जिसको किसी हम्म। ने स्टडी करके अर्थ नहीं पार्टिकल सिस्टम की फिजियोलॉजी के ऊपर अप्लाई कर लिया। हम्म। तो ये मेरा मतलब है कि अगर कोई चीज पार्टिकल लेवल पर क्लाउड्स तक पे अप्लाई होती है, तो वो हमारे आपके ऊपर भी तो अप्लाई होगी उसी तरह से। वही पार्टिकल जो क्लाउड्स में घूम रहा है, और हम्म। जब वो हमारे शरीर के भीतर जाता है तो वो जीवनी शक्ति बढ़ाता है, प्राण बनाता है। वो एयर एलिमेंट ही तो है। हम्म। एक जो है, आप अगर गूगल करेंगे, वो होता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह से सल्फर साइकिल होती है। जब आप इसको पढ़ेंगे, ऐसे ही करके नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे करके ये मल्टीपल वो फॉर्म होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, हम्म। ये नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो है, जब इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क डाला जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर एक स्टेबल फॉर्म बनाती है। उस स्टेबल फॉर्म की वजह से फायर नहीं ट्रिगर होती। वरना आप ऑक्सीजन और फायर, दो चीजें कनेक्ट कर दीजिए, पूरी दुनिया हम्म। जल के खत्म हो जाएगी। हम्म। बट क्योंकि जी। हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन और सल्फर की कॉम्बिनेशन है, सल्फर उसको हम्म। टॉक्सिक बनाती है, और नाइट्रोजन उसको यूजेबल बनाती है, उसको उसकी कंबशन को कम रखती है। एज अ हम्म। रिजल्ट एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। तो जब आप नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे, तो इसके कंट्रोलर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप देखेंगे इसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल इंद्र के जैसा है। आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना है। उसमें आप देखेंगे इंद्र के हाथ में क्या है, वज्र है। वज्र क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हम्म। है, थंडरबोल्ट। जी। सेम हम्म। वे नाइट्रोजन जो है वो तब उसका प्रोसेस फॉर्म होता है
जब आसमान में थंडरबोल्ट होता है। तो जब जब स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट होती है, तब तब वो हम्म ऑक्सीजन की कंबशन लेवल को कम करने के लिए होती है। ऑक्सीजन हम्म के पार्टिकल्स हैं एयर में। जी। वो जब तेज हवा चलती है या कुछ भी है, उससे हम्म उसका हम्म आयोनाइजेशन होता है। जी। आयोनाइजेशन होने के टाइम पर जो है, वो क्लाउड के हम्म साथ फायर और वाटर बनकर एकदम से स्पार्क के हम्म जैसा होता है। और क्योंकि वो जी। करोड़ों अरबों पार्टिकल्स में एक साथ हो रहा होता है, तो इट बिकम्स अ बिगर हम्म बोल्ट, हम्म कांस्टेंट। बट जैसे ही वो थंडर बोल्ट होता है, वैसे ही आप देखते हैं कि वो नाइट्रोजन जो है, वो जो ऑक्सीजन का कंबशन लेवल है उसको इतना कम कर देती है कि वो पूरा बैलेंस आउट हो जाता है। हम्म, जी। तो ये मैंने जब ऑब्जर्व करा, देन आई रियलाइज कि अरे ये तो बड़ा डिफरेंट सा पार्ट है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ये हमारा एस्पेक्ट जो है, ये एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है। अब हमारे को कभी भी, और सल्फर में भी इसी तरह का बिहेवियर पैटर्न था। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये पार्टिकल सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब सल्फर क्योंकि हमारी स्किन के साथ में कनेक्ट होकर इंस्टेंट काम करता है, तो हम्म उसके जो वैल्यू एडिशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। मतलब आप इसको ऐसे लेकर चलिए कि सल्फर अगर नहीं होगा तो मेरी स्किन में प्रॉब्लम्स होंगी। सल्फर अगर हम्म ज्यादा होगा तो भी स्किन में प्रॉब्लम्स होंगी। हम्म एक हम्म ऑप्टिमम लेवल क्या है कि मेरी स्किन हम्म जो है, वो एक सोलर हम्म पैनल की तरीके से एक्ट करती है। हम्म, अभी सूर्य का प्रकाश मेरे शरीर पे पड़ता है, पड़ता तो स्किन एलिमेंट पर है। वाई देर इज अ जी। चेंज इन स्किन एलिमेंट? इधर स्किन अलग तरीके की, इधर की स्किन फर्क है। इधर हम्म की स्किन जो है वो सोलर सिस्टम के तौर पे जो भी सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करती है, हम्म और शरीर के हम्म अंदर पूरे सिस्टम में एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके चलती है। जी। यही स्किन के बीच में पोर्स होते हैं जिनसे टॉक्सिन्स मेरे शरीर से बाहर आते हैं। हम्म इसलिए सबसे पहले व्यक्ति बीमार कब पड़ेगा? जब उसके पोर्स बंद हो जाएंगे, उनसे टॉक्सिन्स बाहर जब नहीं निकलेंगे। मतलब पहला सिम्टम हम्म क्या हो गया? व्यक्ति को हम्म पसीना कम आना या नहीं आना। जी। हम्म पसीना आना, उसमें बहुत फाउल स्मेल होना। हम्म अब ये सिम्टोमेटिकली आपको पकड़ में आता जाएगा। अच्छा, सल्फर का रोल क्या है? ऊपर की लेयर में ऐसे काम करता है, नीचे वाली लेयर में ऐसे काम करता है। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति पसीना निकालना कम या बंद कर देता है, हम्म वैसे ही वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वो टॉक्सिन्स के हम्म भी कॉन्टेमिनेशन है। हम्म तो 900 जब वो चलती हैं स्नायु, तो उसमें कुछ हम्म छोटी भी होंगी, कुछ बड़ी भी होंगी, कुछ बहुत हम्म बारीक हम्म होंगी। और उनका मेरे स्किन एलिमेंट से कनेक्शन कैसे होगा? तो इतना एक फाइन माइक्रो सिस्टम दिखना शुरू होता है। फिर लंग्स में भी वैसा ही स्किन सिस्टम मुझे पता चलता है। ऐसे करके वो पूरा सिस्टम जो है वो बन रहा है। हम्म तो जब कोई एक धातु, मान लीजिए सल्फर है, वो कम हो गई शरीर के हम्म अंदर, तो भी डिजीज हम्म पैटर्न इमर्ज होने लगा। ज्यादा हो गई हम्म तो भी डिजीज पैटर्न इमर्ज होने लगा। संतुलित रखने के लिए वो पोर्स खुले होने चाहिए, क्योंकि जितना शरीर की आवश्यकता है उतना वो रिटेन करेगा, बाकी सबको बाहर फेंक देगा। मैं जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब जी। आप इसी अप्रोच को ध्यान में रख के अब हार्ट के वॉल्व को देखिए। हम्म वॉल्व इज ए बिगर यूनिट कंपेयर टू वेन्स। हम्म अब मेल फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द हार्ट वॉल्स नैरो हो जाए, या लीक हम्म करने लगे, या हम्म खुलना या बंद होना, वो हम्म हो जाए। अब एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हार्ट में छेद होता है। जिसमें हार्ट में छेद हम्म होता है, उसके लिए सर्जरी हम्म करनी ही कंपल्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है उसके जी। लिए। हम्म सर्जरी करके ही उसको बंद कर सकते हैं। मेल फंक्शन जनरेट कहाँ से हुआ?
क्योंकि मदर्स फीड जो है वो कंप्लीट नहीं थी या न्यूट्रिटिव नहीं थी। भाई मदर ने खुद हम्म भी न्यूट्रिशन नहीं लिया, जितना न्यूट्रिशन आगे पास ऑन करना था उससे ज्यादा सरप्लस में उसको जनरेट नहीं करा, तो वो वीकनेस आ गई। हम्म वीकनेस आके हार्ट की फॉर्मेशन में इश्यू हो गया, जन्मजात उस बच्चे के हार्ट में होल हो गया। अब आप किसी का भी हार्ट देखेंगे, एक होल तो सब में ही होता है, विच इज ए हम्म कंपल्सरी होल, क्योंकि इट इज ए फॉर्म ऑफ स्किन और वो स्किन ऐसे करके बंध जाती है। हम्म तो एक होल तो कंपल्सरी आएगा, एक से ज्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हम्म तो ये जो वॉल्स हैं, जो आप उसमें चिकित्सा चंद्रोदय में देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी वो है, वो खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं। तो ऐसा करके मानिए जैसे पानी का एक मोटर होता है जिसमें कि कितनी क्वांटिटी ऑप्टिमली लेनी है, वो उससे हम्म कनेक्टेड होता है। हम्म एंड बिकॉज जी ऑफ एनी इमोशनल इशू धीरे 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 हार्ट का वो प्रोसेस, खास तौर पे हार्ट वॉल्व का इशू इन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा खट्टे वगैरह चीजें खाते पीते हैं, हम्म बहुत सारी चाय पीते हैं। तो जब उनका बॉडी का एसिड कंपोनेंट बढ़ना शुरू होता है तो हम्म गुस्सा भी उन लोगों को बहुत जल्दी आता है। कॉन्स्टिपेशन भी, उनके पेट देखेंगे तो बड़े बड़े मोटे मोटे पेट हैं, पेट को छू के देखेंगे तो वो सख्त है। तो एज ए फर्स्ट हम्म प्रोसेस क्या करना है आपको, उनको हम्म कुछ भी ऐसा खाने या करने को बोलना है जिससे कि उनका कॉन्स्टिपेशन घटे, पेट सॉफ्ट होना चाहिए। हम्म तो जब पेट सॉफ्ट होगा तब ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होंगी। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम पहले वेन में थी, फिर आर्टरीज में हो गई, फिर वॉल्व में चली गई, या हम्म तो वॉल्व सिकुड़ गया। अब सिकुड़ेगा क्यों? हम्म क्योंकि एसिडिटी बहुत बढ़ गई। हम्म, लीक जी करने लगेगा मतलब कि उसके अंदर होल फॉर्मेशन हो गया। हम्म हम्म खुलना बंद होना प्रॉपर इम्प्रॉपर क्यों हो गया? क्योंकि क्वांटिटीज में फर्क आ गया। ऐसे करके उसका एक हम्म लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझना पड़ेगा। बट ये वो डोमेन हम्म है जिनमें कि हम्म वो पेस मेकर लगाते हैं। तो आप इस वाली स्लाइड के लिए स्पेशली गूगल कीजिएगा, हम्म व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ पेसिंग, पुटिंग अ पेस मेकर इन द बॉडी। हम्म, जी तो पेस मेकर की नेसेसिटी जो है वो क्यों है? जब आप उन सिम्टम्स को रिवर्स करना शुरू कर देंगे तब आप उस व्यक्ति की हीलिंग करेंगे और वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी। ऐसे लोगों का सबसे पहले सहस्त्रार चक्र बंद ही क्लीन करना चाहिए, नीचे की बजाय ऊपर से चलना शुरू कर दीजिए। क्या क्या हम्म इमोशनल डिस्टरबेंसेस हैं, उनके कोई डीप हम्म टॉक होगा, उनको किसी हम्म बात पर एक बहुत जबरदस्त शॉक लगा होगा, अरे ये मेरा इतना क्लोज था, ये कैसे ऐसे कर सकता था। कोई एक नेगेटिव मोमेंट होगा जो बहुत ज्यादा उनके अंदर लाउड एंड क्लियर एमर्ज हो रहा होगा। तो जब आप सहस्त्रार चक्र बंद की क्लीनिंग करेंगे, उनकी काउंसलिंग हम्म करेंगे, तो वो अंदर की क्लीनिंग फिनोमिनली काम करना शुरू कर देगी। जी क्यों? क्योंकि वॉल्व का खुलना इनर कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। मेरी अटेंशन किसी और चीज में चल रही है हम्म क्योंकि अटेंशन किसी और चीज में चल रही है तो वो रिजल्टेंट नहीं होगा। हम्म ऐसे करके आप एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। हम्म मैं मेरे पॉइंट समझा पाया? जी ऐसे करके हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ये इसका बनता है। अगेन बाकी सारे सिम्टम आपके ऑलमोस्ट सेम है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, swollen एंकल्स और फीट,
फेंटिंग और वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशंस को स्टडी करना चाहिए। हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम के लिए नॉर्मली पेसमेकर डाला जाता है जो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट क्यों किए जाते हैं, कौन सा चीज है जो हम्म ऑब्स्ट्रक्शन दे रही है, तो आप पेसमेकर हम्म की कंडीशंस पढ़िए। वो क्लीवलैंड में भी दे रखी है, मैं उसमें भी दे रखी है। हम्म वाई अ पेसमेकर इज रिक्वायर्ड फॉर हार्ट वॉल्व डिजीज। तो वहां से आपको रीजन पता चलने शुरू होंगे। तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब तक आप जो भी टाइम जब भी मिले आपको, आप ये पेसमेकर को स्टडी कर लीजिएगा। और आज नहीं जी। हो पाए तो कल कर लेंगे, वो कोई ऐसा अर्जेंट वाला पार्ट नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। हम्म ठीक है जी, आगे जी। बढ़ते हैं। हम्म कंजिनाइटल हार्ट डिजीज, स्ट्रक्चरल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। बाय डिफॉल्ट इस तरह की सिचुएशन में सर्जरी होगी। वॉल्व की जो डोमेन्स है उसमें सर्जरी होती है, सब्जेक्ट टू, क्योंकि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो आपको पता ही नहीं होता है। तो जब हम कंडीशंस हम्म पे जाते हैं तब वहां पर सर्जरी की प्रोबेबिलिटीज। बट मैंने पेसमेकर लगे हुए भी लोग बहुत लंबे समय तक जीते हुए नहीं देखे, और जो वो जिंदगी है वो भी बहुत ही बेकार है। मतलब उन्हें हवाई जहाज में बैठने में दिक्कत होगी, मशीन है ना अंदर, कब किस चीज से रेजोनेट जी। कर जाए, वो रेजोनेशन हम्म एकदम से हार्ट अटैक में डील करती है। तो उनको, जितने भी लोगों को पेस मेकर लगे हुए हैं, उनसे ये रिटिन वो लिया जाता है कि भाई आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, ऐसे करके बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो जन्मजात इस किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। आप कोई भी चीज रिवर्स कर सकती है, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट रिवर्सल जो है वो टाइम टेकिंग होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक बच्चा आया था जिसका मैंने टेस्टिमोनियल भी शेयर करा था, कि जो हम्म सिंस बर्थ 25 दिन का था और उसकी हार्ट मसल्स ही वीक थी। हमने हीलिंग करी, हम्म वो हार्ट मसल स्ट्रेंथन हो गई। अदरवाइज 2 दिन बाद मैक्स हॉस्पिटल ने बोल दिया था कि ये नहीं बचेगा, मैक्सिमम 48 घंटे इसकी लाइफ है। वो 5 दिन बाद डिस्चार्ज होके अपने घर भी चला गया। डीआरडीओ साइंटिस्ट का बच्चा था। सो दैट वे। ये जो पार्ट हो रहा है, जो पेरिकार्डियल डिजीज के तौर पर बोला जाता है, करा जाता है, ये किसी भी जी। इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। मतलब उसका वात पित्त कफ हम्म कॉन्स्टेंटली अकरेंस उसकी हो ही रही थी, हम्म उसको इग्नोर करने की वजह से उसका सडन जी। इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस सिचुएशन। तो यहां पर जो ये चेस्ट पेन लिखा हुआ है, हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो पानी देते हैं, वो लो ग्रेड फीवर है। हम्म फीवर इज ए रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अंदर ही अंदर चलता रहा। हम्म 99 और 100 के बीच में फीवर था, और वो जो है वो कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड फॉर फ्यू मंथ्स, ध्यान ही नहीं दिया अपने काम या उसके तौर पे। सडनली एक दिन जो है वो बिकॉज ऑफ दैट फीवर, वो टेम्परेचर रेज जाओ था,
तो एक दिन प्रेशर बना, हम्म। बहुत एक्यूट हम्म। पेन उठा और आदमी मर गया। तो हम्म। ये जो है, ये लो ग्रेड फीवर को जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि वो त्रिशिरा ज्वर वाली जो हीलिंग क्लीनिंग होती है, ऑल हम्म। दैट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ डैमेज टू हार्ट वॉल्स एंड मसल्स ड्यू टू रिमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर होता क्या है? गूगल कर लीजिए, व्हाट इज रियूमेटिक फीवर। It's an autoimmune disease where the body's immune system mistakenly attacks healthy tissues, primarily in the heart, joints, skin, and brain. इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। तो आपकी वैसे कायदे से पीपीटी में ये चीजें लिखी होनी चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि जी। अभी आपको टाइम हम्म। नहीं मिला था तो दैट इज वेल अंडरस्टूड। बट जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो उसमें जब कवर्ड रहते हैं तो हमारे को आसानी रहती है। सबसे जी। इंपॉर्टेंट बात जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, विच इज हम्म। बेस्ड बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जहां भी रूमेटिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम्म। इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हो गया? सटल बॉडी का इश्यू हो गया। सटल बॉडी का इश्यू हो गया मतलब एलोपैथी उसका ट्रीटमेंट ही नहीं जानती। हम्म। तो 8 में से अभी तक एक केस मुझे ऐसा मिला है जिसमें कि मैं कहूंगा सर्जरी कंपलसरी है। इसमें तो वो सर्जरी करेंगे भी तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सटल बॉडी की डोमेन को ठीक करना एलोपैथी के पार्ट में नहीं आता। हम्म। क्योंकि सटल बॉडी को वो एक्नॉलेज नहीं करते। आप उसको एड्रेस कर सकते हैं सटल बॉडी में, कोई भी चेंज करना हो तो जो ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर है उसकी एनर्जी उठाकर जब आप डालते हैं हम्म। तो आपको जो है वो इंस्टेंट करेक्शन आता है। 15 दिन के अंदर तो मैं गारंटी करता हूं, कैसा भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो बॉडी के अंदर, 15 दिन, दिन में 3 से 5 बार हीलिंग, और उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कम होना शुरू हो जाएगा। कोई बंदा टेस्ट करना चाहता हो तो सिंपल है, जो अपना मेडिटेशन है वो 9 घंटे वाला जो हम्म। वीडियो शेयर करा है मैंने, उसको सुनना है। जैसे ही व्यक्ति को रूमेटिक फीवर डायग्नोज हो, उसको इंस्टेंटली वो गाइडेड मेडिटेशन सुनने को बोल दीजिए, पैरेलली हीलिंग करते रहिए और देखिए कितनी जल्दी वो वापस से ठीक हो जाता है। हार्ट डिजीज भी नहीं होगी। मेरी बात समझा पाया? जी। नेक्स्ट पे आते हैं। नाइन्थ इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज अफेक्टिंग blood vessels, peripheral artery disease, pain in the legs, especially while walking, numbness or weakness in legs, coldness in lower leg or foot. Cerebrovascular disease includes stroke, sudden numbness or weakness, especially on one side, confusion, trouble speaking or understanding speech. ये important feature है। Sudden trouble seeing or walking, severe headache, मतलब सबसे पहले स्काई एलिमेंट में ही प्रॉब्लम शुरू होगी। दैट इज द हम्म। फर्स्ट साइन। नमनेस वगैरह तो जब वो फिजिकल डोमेन में होने लगती है, बट हम्म। ये वाला जो फीचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल वार्निंग साइंस एंड ऑल दैट। मतलब आपने जो ये पीपीटी बनाया है इसमें मैं ऐसे लेके चल सकता हूँ
कि जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में आप बात कर रहे थे, उससे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज तक आप पहुंचे, तो उसमें ग्रॉस, सटल और कॉजल डिजाइन तीनों इम्पैक्ट होने शुरू हो गए। हर एक के साथ में सिम्टम्स जुड़ते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? हम्म ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट हीलिंग प्रोटोकॉल के तौर पे सबसे पहले ब्रेन की क्लीनिंग करनी है। अगर हम्म सटल बॉडी की प्रॉब्लम होगी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर सहस्त्रार चक्र बंद की क्लीनिंग करेंगे तो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो अंदर से ठंडक आनी चाहिए। जब तक ये ठंडा है, वो मेरे हम्म गुरुजी क्या बोलते थे कि पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर आए तो मारो डंडा। तो मुझे बड़ा आसानी से याद हो गया। पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर आए तो मारो डंडा। ठीक है जी। मतलब हेल्दी व्यक्ति हम्म के तीन लक्षण उन्होंने बता दिए। यहां से शांति होनी चाहिए, पेट सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम्म पेट हार्ड है तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन जमा हुआ है। तो हर चीज अंदर हम्म एग्रीवेट हो चुकी है, जो भी कीटाणु हम्म वगैरह बढ़ने बढ़ चुके हैं। सो दैट वे हम्म पैर हमेशा गर्म होने चाहिए। तो जब तक पैर गर्म है तब तक एक हेल्दी व्यक्ति के लक्षण साफ प्रकट है। ये आपने अच्छा शीट बना दिया टेबल के तौर पे ध्यान रखने के लिए। चेस्ट पेन एंजाइना हुआ तो पैल्पिटेशन के ऊपर फोकस जाइए, ब्रेथलेसनेस के ऊपर फोकस करिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के ऊपर फोकस करिए, लेग्स फैटीग डिजीनेस पे फोकस करिए। फिर ये ऑलमोस्ट रिपीट है हार्ट वॉल डिजीज में। ब्लू टिंग्ड स्किन, ये एक यूनिक फैक्टर है, इसको देखते ही आप कंजेनाइटल फॉर्म को देख लेते हैं। पेरिकार्डियल में शार्प चेस्ट पेन, रूमेटिक में फटीग, रूमेटिक में फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। बट ये हम रिजॉल्व कर सकते हैं और बेटर तरीके से। बट इसको जो है अभी थोड़े से फीचर वाइज यूनिकली पेस्ट करने की जरूरत है। बाकी इट इज ए परफेक्ट हम्म अप्रोच टू स्टडी हार्ट। हम्म दिस एंड्स द सेशन। जी। बट बहुत ही खूबसूरत बनी हुई पीपीटी है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। कुछ फैक्टर्स आगे पीछे के तौर पे बस आइडेंटिफाई करने, वो जब हम हम्म इसको तब कंप्लीट मानेंगे जब हम एक दफे थोड़ी सी होम्योपैथी भी पढ़ लें इसके साथ में। हम्म तो कौन कौन सी एसेंशियल ड्रग्स हैं, वो दवाइयों को हम्म जब पढ़ेंगे उनके सिम्टम्स को देखेंगे तो हमें डीपर सिम्टम्स पता चलेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट डिजीज है तो उसके हम्म सिम्टम्स क्या है, कोर सिम्टम्स क्या है। मैं मेरी बात समझा पाया ना? हम्म हम्म एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पे, कि वो गाने को सुन लो और सुन के पता चलता है हार्ट की बीमारी के सिम्टम्स कितने हैं। वो कोई वैसा फिल्मी गाना था, तो मुझे ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा। तो जब आप उस गाने को सुनेंगे तो सुनने के बाद जो आप कहोगे अच्छा सिम्टम ए, सिम्टम बी, सिम्टम सी, उसमें व्यक्ति ने सारे हार्ट के सिम्टम ही जो है वो एक लव हम्म अफेयर के तौर पे वो बता रखा है कि जब कभी किसी व्यक्ति को प्यार होता है किसी से तो उसके ये सिम्टम हार्ट के जनरेट होना शुरू होते हैं। बड़ा पॉपुलर हुआ था वो, इंटरनेट में ढूंढूंगा अगर वो वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज मिल गया तो। बट उसको सुनते ही आपको सारे सिम्टम ए बी सी डी करके याद हो जाएंगे। बट कोशिश करेंगे कि अगला सेशन जो है वो हम हम्म होम्योपैथी में हार्ट के तौर पे उससे उसको कोरिलेट हम्म कर पाए, क्या क्या हमारे को कोर सिम्टम्स मिलते हैं। सो आई ट्राई टू वर्क आउट नाउ एंड शेयर द डिटेल्स बाय इवनिंग सेशन। वो आपको, आप अपना पढ़ते रहना, जब भी आपको पढ़ने का टाइम मिले मैं मेरा एक समरी बना के आपको शेयर कर दूंगा। हम्म
ठीक है जी। जी, कोई क्वेश्चन? और आप बोले थे शायद कुछ केस हिस्ट्री कैसे बनाते हैं, वो एक बार दिखाएंगे केस हिस्ट्री तो कि। मतलब 10:45 हो गया, तो उसको अगले सेशन अभी में नहीं, कर लेंगे, मतलब हाँ नेक्स्ट। हम्म। है ना? हम्म। तो उसको अगले सेशन में कर ले। मैं आज एक काम करता हूँ ना, मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होके जो है एक दफे बैठ के इसको जो है केस हिस्ट्री वाली भी शीट्स आपको शेयर कर देता हूँ, और ये वाला भी शेयर कर देता हूँ, ठीक। कौन कौन सी हम्म। होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर है। तो जब हम्म। दोनों हो जाएंगे तो आई थिंक बड़ा आसान हो जाएगा सिम्टोमेटिकली स्टडी करना। जी। होम्योपैथी में केस हिस्ट्री मुझे बहुत ही पसंद है, ब्यूटीफुल अप्रोच। जस्ट जस्ट बाय एक सेकेंड, जस्ट बाय स्टडिंग द सिम्टम्स अलोन, व्यक्ति सामने जी। आया और उसके सिम्टम को देखा, भाई इसको ये परेशानी है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। पूरा पैथोलॉजी सिस्टम जो है ना, वो हम्म। बिल्कुल ठप कर देता है। सिम्टम देखो, पेशेंट को ट्रीट करो, ठीक कर दो। इंश्योरेंस और ये सब जैसे जैसे जुड़ा है, गंद दुनिया में बढ़ती हम्म। चली गई। हर एक व्यक्ति हम्म। फ्री में अपना वो काम कराने के चक्कर में जो है वो पैरामीटर ही डिस्टर्ब कर लिए उन्होंने। एनीवेज, क्या करना है। सो ये वाला पार्ट है, तो लेट मी स्टडी एंड लेट मी गेट बैक टू यू। ठीक है जी, हम्म। तो शाम को करते हैं हम्म। इसको। राइट, थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक